नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड वेरिएबल जो है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है, और वो होता क्या है। एज डिफाइंड अबव, देयर आर थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन एन इकोनॉमी: इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि इकोनॉमी में तीन ग्रुप होते हैं। एक होता है हमारा इंडिविजुअल्स का, एक होता है कॉर्पोरेट्स का, एक होता है गवर्नमेंट्स का। अब आगे बताया गया है कि सेविंग होती क्या है। Savings defined as income over expenses are computed for all three categories separately. Savings of individual is called personal savings. Savings of corporates is called corporate savings, and savings of government is called public savings. तो सेविंग का मतलब यह है कि जब आप अपने खर्चे, मतलब आप अपनी इनकम से जब आप अपने खर्चे निकाल देते हो तो जो आपके पास बचता है उसे हम बोलते हैं सेविंग्स। तो अगर वो बच रहा है तो यहाँ पे मतलब है कि आपके पास सेविंग है, अगर नहीं बच रहा तो मतलब आपके पास सेविंग्स नहीं है। तो यहाँ पर जो सेविंग्स है उसका मीनिंग इन ग्रुप के हिसाब से अलग अलग है। तो पहला ग्रुप है हमारा इंडिविजुअल्स का। तो जो सेविंग इंडिविजुअल करेंगे उन्हें हम बोलेंगे पर्सनल सेविंग्स, और जो सेविंग कॉर्पोरेट्स करेंगे उन्हें हम बोलेंगे कॉर्पोरेट सेविंग्स, ठीक है। और जो सेविंग गवर्नमेंट करेगी उसे हम बोलेंगे सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट है उसका नाम है पब्लिक सेविंग्स। और जब हम इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट की जो सेविंग्स हैं उनको हम जब मिला देते हैं तो वो बन जाता है हमारा प्राइवेट सेविंग्स। अब अगर हमें किसी इकोनॉमी की जो सेविंग्स है अगर वो पता करना है तो ये जो ग्रुप्स हैं पर्सनल, कॉर्पोरेट और जो पब्लिक सेविंग्स हैं उनको अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि एक इकोनॉमी की सेविंग्स क्या है। तो चलिए इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सेविंग्स डज नॉट मीन इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स आर टू बी चैनलाइज्ड टूवर्ड्स प्रोडक्टिव वेन्यूज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स गिवन टू कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन। तो इसका मतलब ये है कि जो सेविंग्स हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हैं। सेविंग्स को जब हम अलग अलग वेन्यूज में या फिर अलग अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब हम उसको कह सकते हैं कि हाँ कि वो सेविंग्स है। तो जो इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर कौन बनाता है? वो बनाता है कॉर्पोरेट्स या फिर गवर्नमेंट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो या तो वो आप इन्वेस्ट करते हो कॉर्पोरेट्स के पास या फिर आप इन्वेस्ट करते हो गवर्नमेंट के पास। तो जो भी आप अपनी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट मतलब आप इन्वेस्ट करते हो वो आप किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे इक्विटी हो गया, बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, इन सभी चीज़ों में, ठीक है। तो इन सब का एक नाम होता है जिसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो वो आप किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करते हो। अब जो हमारी जो गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल बैंक है वो हमेशा ये फोकस करती रहती है कि उनके लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हों ताकि वो अपनी जो सेविंग्स है उसको वो इन्वेस्ट कर सके। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है और जो हमारी सेंट्रल बैंक है वो हमेशा कोई ना कोई एक नई स्कीम या फिर कोई एक नया प्लान वो लाती रहती है ताकि लोग अपना जो पैसा उन्होंने बचा रखा है, जो सेव कर रखा है, उसको वो इन्वेस्ट कर सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं वो लेकर आती है, और उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को वो ध्यान रखती है, जैसे कि ईज ऑफ कन्वर्जन, यानी कि कैसे वो अपनी सेविंग्स को वो उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में वो कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, और कैसे वो जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो सकती है और सेफ्टी का भी वहाँ पे ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट के अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है जैसे कि अब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी लग रही है, तो गवर्नमेंट कोशिश ये करती है कि जो आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम रखा जाए, ठीक है। और आपको साथ ही साथ ये भी पता चलता रहे कि जो भी आप पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो कैसे कैसे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और कैसे और आपको जो उस पर रिटर्न मिलेगा वो कैसे मिलेगा। हायर लेवल्स ऑफ सेविंग्स एंड हायर कन्वर्जन ऑफ दो सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट्स आर कंसिडर गुड फॉर एन इकोनॉमी। यानी कि देखिए किसी भी इकोनॉमी में जब सेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है या और उस सेविंग्स को जब लोग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो एक इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है या फिर हम कह सकते हैं कि बढ़ सकती है,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो कैश है वो हमेशा फ्लो हो रहा है, ठीक है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ वो जा रहा है, ठीक है, और वो यूज में आ रहा है लगातार। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो सेविंग्स है और जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, और लोगों को भी इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए कि वो अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा वो सेव करें और इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर अब हम ये जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, और इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है। Often people are heard saying that things have become very expensive over a period of time. How do things become expensive? What explains the rise in the price of general goods and services? Answer to that question is inflation. तो कई बार लोग ये कहते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो ये कैसे हुआ, मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी कैसे हो गई? जहाँ पर आप 1 साल पहले 100 रुपये में आप कोई चीज़ बाय कर पा रहे थे, आज 1 साल बाद वही चीज़ आप 100 रुपये में आप बाय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उसका एक ही रीज़न है, वो है इन्फ्लेशन। तो अब इन्फ्लेशन होता क्या है? तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दे रखी है। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज द जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी लीडिंग टू एन इरोशन ऑफ परचेसिंग पावर ऑफ मनी। यानी कि इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब यह है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके जो प्राइस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, या फिर जो मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। जैसे कि हमने भी एग्जांपल लिया कि 1 साल पहले आप 100 रुपये में एक चीज़ आप खरीद पा रहे थे, लेकिन 1 साल बाद आप खरीद नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 100 रुपये की वैल्यू तो वैसी ही रही, बस क्या हुआ कि जो सामने वाली जो चीज़ थी उसकी प्राइस बढ़ गई। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हुई। पहला कि सामने जो चीज़ हम बाय कर पा रहे थे उसके जो प्राइस था वो बढ़ गया, और जो हमारा जो पैसा था यानी 100 रुपीज़ था उसकी वैल्यू कम हो गई। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो किसी भी इकोनॉमी में ये देखना ज़रूरी है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या चल रहा है, और जब भी आप कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन रेट क्या है और वहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट रेट है वो कितना मिल रहा है। तो चलिए इन्फ्लेशन का ये जो टॉपिक है थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय डिमांड पुल फैक्टर्स और कॉस्ट पुश फैक्टर्स। यानी जो इन्फ्लेशन है वो 2 फैक्टर की वजह से बढ़ता है। पहला है हमारा डिमांड पुल और दूसरा हमारा कॉस्ट पुश। तो पहले हम जानते हैं कि डिमांड पुल फैक्टर जो है वो क्या होता है। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज डिमांड बीइंग इन एक्सेस ऑफ अवेलेबल सप्लाई इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी कि मान लीजिए एक फ़ोन है, ठीक है, अब उस फ़ोन की जो क्वांटिटी है मार्केट में वो अवेलेबल है सिर्फ 1000, ठीक है, लेकिन उस फ़ोन को खरीदने वाले हैं 2000 लोग। तो यहाँ पर क्या है कि जो सप्लाई है वो कम है लेकिन जो डिमांड है वो ज़्यादा है। तो जो सप्लायर होगा वो क्या करेगा, उस मोबाइल का जो प्राइस है वो अपने आप बढ़ा देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे उसने प्राइस बढ़ाया तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऑटोमेटिकली वो बढ़ गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे डिमांड पुल फैक्टर। अब समझते हैं कि जो कॉस्ट पुश फैक्टर है वो क्या होता है। तो मान लेते हैं कि जो फ़ोन है अब वो अलग अलग चीज़ों को मिला के बनता है, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि उस फ़ोन का जो कैमरा है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई। यानी कि जहाँ से मैन्युफैक्चरर वो कैमरा लेकर आता था, अब उस कैमरे की जो प्राइस है वो बढ़ गया। तो उस कैमरे की वजह से क्या होगा, वो जो मोबाइल है उसका जो प्राइस है वही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि तो उस पर्टिकुलर जो कैमरा है उसके प्राइस बढ़ने की वजह से वो जो पूरा फ़ोन है उसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है इन्फ्लेशन का। अब इसी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारी सेंट्रल बैंक है, वो बहुत सारी चीज़ें वो करती रहती है। वो डिमांड एंड सप्लाई को वो मेंटेन करने की कोशिश करती है ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो, या फिर उसको एक फ्लैट रेट पे रखा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमें इन्फ्लेशन को अगर हमें मेजर करना है तो उसके कितने तरीके हैं या फिर उसके कितने वेज हैं। तो वह हैं 2। एक है हमारा होलसेल लेवल इन टर्म्स ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा हमारा रिटेल लेवल इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो किसी भी चीज़ का अगर हमें पता लगाना है कि उसका प्राइस कितना बढ़ा है या फिर उसमें कितने रेट के हिसाब से जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ा है, तो उसको हम 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहला है होलसेल, यानी कि उस पर्टिकुलर गुड के जो होलसेल प्राइस है
हमें उसमें देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कितना चेंज आया है, ठीक है। और जो रिटेल है यानी कि उसकी जो इंडिविजुअल जो क्वांटिटी है उसके प्राइस में कितना चेंज आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो कितना बढ़ा है या फिर कितना वो कम हुआ है। अब जो हमारे देश की जो इकोनॉमिक्स है वो भी क्या करते हैं, वो एक बास्केट तैयार करते हैं, यानी कि एक लिस्ट तैयार करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब उनका जो होलसेल प्राइस होता है और जो रिटेल प्राइस होता है वो उसके हिसाब से वो अलग अलग जो इन्फ्लेशन रेट हैं अलग अलग प्रोडक्ट के वो रेडी करते हैं, ठीक है। और उसी के बेसिस पे क्या कहते हैं, वो एक एवरेज निकालते हैं कि हाँ कि इतना कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले या फिर 10 साल पहले के मुकाबले जो इन्फ्लेशन है वो इतना बढ़ रहा है या फिर वो इतना अभी राइट नाउ है। अब ये जो डेटा होता है, ठीक है, इसकी मदद से जो हमारे पॉलिसी मेकर है यानी हमारी जो गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल बैंक है वो अलग अलग डिसीजन लेती है और अलग अलग जो पॉलिसीज हैं या फिर जो स्कीम्स हैं वो लेकर आती है मार्केट में। चलिए इसी टॉपिक को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। Further, interest and inflation are closely linked parameters. Higher inflation demands higher rates for people to get motivated to save. तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो इंटरेस्ट है और जो इन्फ्लेशन है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लिंक है। हायर इन्फ्लेशन डिमांड्स हायर रेट्स फॉर पीपल टू गेट मोटिवेटेड टू सेव, यानी कि देखिए अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, ठीक है, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन सा है, तो वो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यानी किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम कितना पैसा लगाएं और कितना हमको वापस वहाँ से मिले। यानी मान लीजिए अभी इन्फ्लेशन रेट चल रहा है 5%, ठीक है, और आपने करवा ली एक एफडी और एफडी में आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है मान लीजिए 6%, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आप इन्फ्लेशन को आप बीट कर रहे हो क्योंकि इन्फ्लेशन रेट है 5% और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 6%। तो यहाँ पर आपको 1% का हो रहा है प्रॉफिट। लेकिन अगर वही पैसा अगर आप अपने बैंक अकाउंट में रखोगे तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3.5% के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आप इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपको ऑलरेडी लॉस हो रहा है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप कहीं पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो तो आप इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें, ठीक है। अगर आप इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर आपको लॉस ही है। और अगर मान लीजिए जो इंटरेस्ट रेट है यानी कि जहाँ पर आप पैसा लगा रहे हो वहाँ से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है अगर वो कम है तो सिंपल सी बात है आप अपना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट ही नहीं करोगे या फिर आप अपना पैसा सेव ही नहीं करोगे। आगे दे रखा है यहाँ पर एज दे सेव मोर एंड कंज्यूम लेस कंजम्पशन गोज डाउन, यानी कि अगर आप सेव ज़्यादा करोगे लेकिन आप कंज्यूम कम करोगे तो क्या होगा, कंजम्पशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी कम। तो उसी तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट अगर कम होंगे तो लोग इन्वेस्ट भी कम करेंगे और उसकी वजह से जो पूरी इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। देखिए अगर किसी भी इकोनॉमी को अगर बहुत ज़्यादा ग्रो करना है तो ये 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। पहला है हमारा सेव करना, फिर इन्वेस्ट करना, उसके बाद कंज्यूम करना, ठीक है, या फिर आप भी कह सकते हो कि कंज्यूम करना, सेव करना, इन्वेस्ट करना। तो ये 3 चीज़ें लोगों को करना बहुत ज़रूरी है अगर एक इकोनॉमी को ग्रो करना है बहुत ही ज़्यादा। आगे यहाँ पे दे रखा है हायर रेट्स अफेक्ट सम सेक्टर्स सच एज रियल एस्टेट एंड ऑटो मोर इंटेंसली एज ऑफ मोस्ट द बाइंग हेयर बाय मिडिल क्लास ऑफ पीपल हैपन्स थ्रू लोन्स विच बिकम एक्सपेंसिव इन हायर रेट्स सिनेरियो। तो अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है वो हो रही है लोन की। देखिए अगर इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो इसका जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग सेक्टर पे पड़ेगा, जैसे रियल एस्टेट हो गया, ऑटो हो गया, ठीक है। मतलब कि देखो अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो जो रियल एस्टेट है, ठीक है ना, और जो बाकी सेक्टर है ये वो लोग भी क्या करेंगे, वो भी अपने प्राइसेस बढ़ा देंगे। अब जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर जो घर वगैरह है वो लोन लेकर वो बाय करते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है और जो लोन का रेट है फिर वो उस हिसाब से वो बढ़ जाएगा। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है वो क्या करेगी, वो लोन लेना बंद कर देगी। और अगर वो लोन लेना बंद करेगी तो जो रियल एस्टेट है और जो ऑटो सेक्टर है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो कंजम्पशन है वो कम होगी। तो इसीलिए इन्फ्लेशन रेट को एक फ्लैट रेट पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे इसमें दे रखा है हायर इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द
discretionary income that people have and impacts their demand for products and services across अगर इन्फ्लेशन रेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो लोगों की जो इनकम है उसके ऊपर ही वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि देखिए अगर इनकम है 10,000, ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो लोग वहाँ पे क्या करेंगे कि लोग वहाँ पे जो अपने खर्चे हैं वो कम कर देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा, और कंजम्पशन ना करने की वजह से जो अलग अलग जो सेक्टर्स है उनके ऊपर पड़ेगा इम्पैक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड सप्लाई है वो थोड़ा मैच नहीं करेगी। तो इसीलिए जो इन्फ्लेशन है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। Unemployment rate refers to the eligible and willing to work unemployed population of the country in percentage terms. During a slowdown in economics, unemployment rate rises, and during an expansion phase, the unemployment rate falls as more jobs are created as production goes up. Higher unemployment means income, which improves the ability of people to spend, which implies potential growth in the economy. The reverse would be true for economy going through tough times and high तो सबसे पहले ये बताया गया कि जितने भी लोग एलिजिबल हैं या फिर वो काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो उन लोगों की जो जनसंख्या है, ठीक है, वो कितनी है एज कम्पेयर टू ओवरऑल जो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके, ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब देखिए जब इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रही होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब इकोनॉमी वो एक्सपेंशन कर रही होती है यानी वो बढ़ रही होती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो रहा होता है। अब हम ये जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से कौन कौन सी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ सकती है। देखिए अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड होंगे तो उनकी इनकम होगी, ठीक है, तो उसी वजह से क्या होगा कि वो लोग पैसा खर्च करेंगे, यानी कि कंजम्पशन भी होगी, और जब कंजम्पशन होगी तो जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ भी होगी। और ठीक इसके उल्टा जितने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, ठीक है, अब वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। अब जब वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे तो उस केस में जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो इसीलिए एक इकोनॉमी के लिए जो उसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको थोड़ा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो उसको अगर ख़त्म कर दे तो और भी बढ़िया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोज फ्रॉम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन कैपिटल फ्लोज टू ए कंट्री कैन बी ईदर इन एक्टिव फॉर्म नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पैसिव फॉर्म नोन एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे, पहला FDI और दूसरा हमारा FPI, ठीक है। तो पहले हम ये जानते हैं कि FDI क्या होता है। तो FDI होता है बिजनेस या फिर एंटिटीज़, ठीक है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बाहर की कंपनी हमारी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे हम बोलेंगे FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें और यहाँ से हम पढ़ते हैं देयर आर अपर लिमिट्स ऑन द इंडिविजुअल एंड कंबाइंड होल्डिंग्स बाय FPIs in the paid up capital of the Indian companies. FDI is welcomed by all the developing economics and has multiple benefits in addition to bring in capital to the country. Job creation, new technologies, new managerial skills, new products and services. While FDI is long term in nature and stable money, FPI's money is considered as hot money as they can pull out the money at any time which could create systematic risk for the economy. तो जो FDIs होती हैं वो कहाँ के होती हैं, वो ज़्यादातर जो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होती हैं ये वहाँ की जो बिजनेस होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। तो अब जब ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस में देखिए जब भी कोई पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो वो एक्सपेंशन के लिए ही होता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जॉब क्रिएशन होगा, न्यू टेक्नोलॉजीज परचेज की जाएंगी, ठीक है, और साथ ही साथ जो मैनेजरियल स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव किया जा सकता है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं या फिर उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि
कि एक इकोनॉमी के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एफडीआई या फिर एफपीआई? तो आंसर है एफडीआई। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इससे एक इकोनॉमी को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प होती है। लेकिन अगर हम बात करें एफपीआई की, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कभी भी अपना पैसा डाल सकते हैं और कभी पैसा अपना निकाल सकते हैं किसी भी इकोनॉमी से, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम बोलते हैं हॉट मनी, ठीक है। और इनकी वजह से ही क्या कहते हैं, एक सिस्टमेटिक रिस्क क्रिएट हो सकता है किसी भी इकोनॉमी में।